देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। दक्षिण अफ्रीका से शुरू होकर यूरोप में तबाही मचाने के बाद कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत, पाकिस्तान, चीन समेत एशियाई देशों में भी अब तेजी से फैलने लगा है। करीब 60 देश इस वेरिएंट की चपेट में आ चुके हैं। ओमिक्रॉन को 3 हफ्ते हो चुके हैं। इसका पहला केस 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में मिला था, तो वहीं ओमिक्रॉन से पहली मौत 13 दिसंबर को ब्रिटेन में हुई। ओमिक्रॉन में बड़ी संख्या में होने वाले म्यूटेशन इसे तेजी से फैलने में सक्षम बना रहे हैं और इसी वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इस वेरिएंट को लेकर बेहद चिंतित हैं। भारत में भी ओमिक्रॉन से पॉजिटिव होने वालों की संख्या हाई स्पीड से बढ़ रही है। देश के करीब 8 राज्य इसकी चपेट में हैं और अब तक कुल 46 मरीजों में नए वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। भारत में सबसे ज्यादा 20 केसेस महाराष्ट्र से सामने आए हैं, तो वहीं राजस्थान इस मामले में दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर 17 केस मिले हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन के केस बढ़ने से चिकित्सा विभाग और विशेषज्ञ की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में कई सवाल जहन में उठ रहे हैं कि इस बार हम कितने तैयार हैं, क्योंकि लगातार नए वेरिएंट्स के बढ़ जाने से केसेस में इजाफा होगा। तो इसे वेरिएंट से बचने के लिए तैयारियां और सावधानियां क्या कुछ बरतनी चाहिए, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सरकार को क्या कड़े इंतजाम और कठोर कदम उठाने चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टरों का एक खास पैनल जुड़ेगा जो आपके तमाम सवालों के जवाब देगा और साथ ही ये बताएगा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है। इस नए वेरिएंट से आपको डरना नहीं है बल्कि सावधान रहना है, क्योंकि ओमिक्रॉन के वार को अगर बेअसर करना है तो सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। क्योंकि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। बार बार इस तरीके की खबरें दिखा के ना ही हम आपको डराना चाहते हैं और ना ही भड़काना, ये समझाना चाहते हैं कि त्रासदी बहुत बड़ी है और केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। तो ओमिक्रॉन के इस नए वेरिएंट को लेकर सीएमएचओ प्रथम नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, आपको भी सुनवा देते हैं। कार्रवाई कर रहा है, जिसके तहत अभी हमारे पर ओमिक्रॉन के जो कुछ केस निकले थे, 13 केस तो हमारे पास पहले डायग्नोस हो गए थे। कल हमें 4 केस और जो यहीं से कॉन्टैक्ट थे अजीतगढ़ के 3 केस वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ में यूक्रेन की जिस लेडी को जो एयरपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसको आलूचा से शिफ्ट किया हुआ था, वो भी पॉजिटिव पाई गई है। कुल मिलाकर 17 केस हमारे पास ओमिक्रॉन के अभी चिन्हित हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सब किसी में भी कोई गंभीर लक्षण नहीं पाया गया है। लगभग सभी एसिम्प्टोमेटिक पाए गए हैं। उन सबकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई है। हमारे जयपुर में जिसी जो 13 केस जो निकल के आए उसी में से सबसे ज़्यादा 98 लोगों को ट्रेस किया हमने। 98 लोग ट्रेस करके उनकी हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी। साथ में सीकर में भी इसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई और दिल्ली में भी उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनकी लैब से जाँच कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कोविड के जो लगातार केस आ रहे हैं, जिसमें संभावना की कमी है, पिछले कमी आई है, उसमें भी हमारी टीम घर घर जाकर लोगों को उनको कांटेक्ट कर रही है, उनको आइसोलेट कर रही है। साथ में उनके कांटेक्ट को ट्रेस करके क्वारंटाइन किया जा रहा है, सैंपल लिए जा रहे हैं। मुस्तैदी से हम सभी जगह पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो सीएमएचओ साहब ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनाया भी, और अब बात करेंगे हमारे खास डॉक्टर से। एक पैनल हमारे साथ है, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विकास मित्तल जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर विजय चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बड़ी बहस में बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर विकास मैं आपके साथ करना चाहूंगी। ओमिक्रॉन को लेकर दहशत दुनिया भर में देखने को मिल रही है। इसकी एंट्री अब भारत में भी हो चुकी है। 8 राज्य हैं जो इससे जूझ रहे हैं, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ब्रीफ में आप ये समझाइए कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है क्या और ये कैसे फैलता है। अफ्रीका से शुरू हुआ है। अभी अपने इंडिया में भी काफ़ी केसेज आ चुके हैं, स्पेशली राजस्थान में काफ़ी केसेज आए हैं और ये भी नॉर्मल कोविड की तरह फैलता है। और पर उससे अभी जो डेल्टा वेरिएंट था उससे 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। अभी तक जो उसके केसेज आ रहे हैं वो माइल्ड सिम्टम्स के ही हैं, कोई सीरियस केसेज नहीं आए ज़्यादा सिम्टम्स वाले। तो अभी तक हमारे पास यही जानकारी है कि नया वेरिएंट है, तेजी से फैलता है। हाँ। फैलने के तरीके सब वही हैं, हमको आपस में सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क पहनना, वो सब चीज़ें रखना है। बिल्कुल, लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि तमाम गाइडलाइंस का पालन किया जाए। डॉक्टर विजय चौधरी जी,
आपसे समझना चाहेंगे जी कि इसके कारण क्या हैं, क्यों ये फैल रहा है? देखिए मैडम, कारण वही है जो पहले भी जो दूसरे वेरिएंट फैले हैं कोरोना के, वो कहीं ना कहीं हम अपनी सावधानियां बरतना कम कर देते हैं। आवाज तो चली गई। वायरस म्यूटेशन करके नए नए रूप में आता रहता है, लेकिन वही सोशल आगे आगे। डिस्टेंसिंग हम नहीं रख पा रहे हैं। भीड़ और गैदरिंग जो हो रही है उसमें हम जा रहे हैं तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे। हैंड वॉश और सैनिटाइजेशन इन पे ध्यान देना बंद कर दिया है, और चिंताजनक लक्षणों पर ध्यान देके जाकर टेस्ट करवाना बंद कर दिया है। तो इस वजह से ये ज्यादा फैल रहा है। और जो अब का वेरिएंट है, तो ये कहने में आ रहा है जो इसका म्यूटेशन इसमें हुए हैं, कम से कम 50 तरह के म्यूटेशंस इस वेरिएंट में हुए हैं, जिसमें से 30 म्यूटेशन अकेले इसकी स्पाइक प्रोटीन्स पे हुए हैं जो वायरस के पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, और बाकी म्यूटेशन जो इसके फैलाव में हेल्प करता है। तो ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन अभी इसके लक्षण कितने गंभीर हैं और कितने सामान्य हैं, ये अभी देखने में, जिस तरीके से ये आगे बढ़ेगा या जिस तरीके से इस पर रिसर्च आर्टिकल या अनुसंधान पत्र आएंगे, तो ही हम कुछ कह सकेंगे। लेकिन फैलने का कारण तो मैडम भीड़ भाड़ भरे क्षेत्रों में जाना और सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर ना रखना, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग इनकी पालना नहीं करना। और ज़्यादातर जगह पर मैं बड़ा चिंतित हो जाता हूँ जब सुबह सुबह जाता हूँ, तो भीड़ भरे एरिया जो देखता हूँ, कई बार मजदूरों को देखता हूँ चौराहों पे बिना मास्क के, बिना तौलिए लगाए मुंह पे खड़े हुए पाए जाते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं यही असावधानी है हमारी तरफ से, और लापरवाही कह सकते हैं जनमानस की तरफ से, जो इसको फैलाने में सहायता करी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हम सभी का ये समझना भी। डॉक्टर विकास, ओमिक्रॉन के लक्षण क्या कुछ हो सकते हैं? क्योंकि पहले कोरोना वेव के दौरान जो वेरिएंट था, फिर हमने डेल्टा वेरिएंट भी देखा जो दूसरे वेव के दौरान आया, और बिल्कुल जो लक्षण थे दोनों ही वेरिएंट्स के बिल्कुल हाँ अलग जी। थे। तो लोगों को ये जानना समझना ज़रूरी है कि कौन से वो लक्षण हैं जो अगर अपने आप में देखने को मिले तो तुरंत डॉक्टर को अप्रोच करें। जी, ओमिक्रॉन के लक्षण अभी गले में दर्द, खांसी, जुकाम और बुखार आना, हाथ पैरों में दर्द होना, पेट दर्द होना, इस तरह के लक्षण अभी सामने आ रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे जो केसेज आ रहे हैं उनमें कुछ केसेज एसिम्प्टोमेटिक भी हैं, जो सिर्फ टेस्ट करवाने पे पता लग रहा है। पर अभी जो नए इनमें सिम्टम्स आ रहे हैं वो पेट दर्द वाला सिम्टम्स एक नया है, गले में दर्द होना। पहले वाले में थोड़ा सांस लेने में तकलीफ ज़्यादा आ रही थी, इसमें अभी इतना ऐसा नहीं है। बाकी खांसी जुकाम वाला सिम्टम तो अभी सेम ही है इसमें दोनों में। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये भी हमें समझना। लेकिन कभी बुखार के साथ में पेट दर्द हो, जी बिल्कुल, क्योंकि सीजन ही कुछ बॉडी ऐसा पेन चल रहा ज्यादा, है, हाथ पैरों में दर्द बीमारियां जो ज्यादा है हो, थकान ज्यादा हो, वो तो हमें ये नहीं। जकड़ती हैं। ऐसे में ब्लोटिंग की बहुत समस्याएं लोगों हाँ में जी, देखने जब को भी मिल रही डेंगू भी इस चल सीजन रहा में। है तो वो सब चीज। डॉक्टर विकास, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी, तो वो ऐसा नहीं है कि अगर इस तरह का, हाँ जी बिल्कुल आ रही है। अभी सवाल डॉक्टर विकास ये जो आपसे चीजें ये हैं है, इनको नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगर थोड़ा सा भी फीवर वाला सवाल ये सिम्टम है, है, क्योंकि आजकल समस्या बहुत आ हाँ रही है जी। ब्लोटिंग को लेकर, स्टमक इश्यूज को लेकर और फूड पॉइजनिंग को लेकर, क्योंकि बहुत ज्यादा जो मौसमी बीमारियां हैं इस समय जकड़ती हैं एक व्यक्ति को, संक्रमण अलग अलग तरीके की बीमारियों को देखने को मिलता है। ऐसे में क्या जो ब्लोटिंग है स्टमक की या फिर फूड पॉइजनिंग है, ये भी कोई लक्षण हो सकता है? हाँ 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 बिल्कुल, पेट की खराबी में भी हो सकता है। पेट में गड़बड़ हो, ब्लोटिंग हो, आपको उल्टी दस्त हो, ये चीज़ें भी इसके सिम्टम्स हो सकते हैं अभी जो वेरिएंट आ रहा है उसमें। चलिए ठीक है, ऐसे इस में तरह के लक्षण भी देखे गए हैं, तो इस तरह के लक्षण को नजरअंदाज नहीं करना है। डॉक्टर विजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी अभी क्योंकि कोई भी ऐसा लक्षण आए तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर विजय, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि दूसरी लहर के दौरान हमने देखा कि आरटीपीसीआर भी बहुत ज़्यादा एप्ट नहीं था कोरोना वायरस को पकड़ पाने में। कई केसेस ऐसे थे जो नहीं पता चल पा रहे थे। ऐसे में अब जब ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, क्या ये पद्धति एप्ट है? क्या आरटीपीसीआर से 100% ये जांचा जा सकता है कि कोविड है ही? देखिए मैडम, ये कहना गलत है कि आरटीपीसीआर एप्ट नहीं था। समस्या जो दूसरी लहर में आई थी वो ये आई मतलब थी टेस्ट में पता कि नहीं चल पा रहा था, क्योंकि दूसरे वेव के दौरान जो तबाही का मंजर हमने देखा, अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ क्या अगर आरटीपीसीआर हम जाके करवाते हैं तो उस पर भरोसा पूरा किया जा सकता है? जी बिल्कुल भरोसा किया जा सकता है। आरटीपीसीआर ही एक ऐसा टेस्ट है जो 100% इसके बारे में बताता है। पहले भी यही हुआ कि लक्षणों के आधार पर तबीयत ज्यादा खराब हो गई लोगों की, और उसके पश्चात वो टेस्ट करवाने आए, और कुछ केसेस में ये देखने को मिला कि कहीं आरटीपीसीआर नेगेटिव है
और उसमें HRCT से हमने ये डायग्नोज किया। तो जो एप्ट टेस्ट है वो तो अप्रोप्रिएट अभी भी RT-PCR ही है, और इसके साथ साथ जो दूसरे पद्धतियां हैं जैसे कि HRCT, इसका स्कोर, और फिर उसके बाद जीनोमिक सीक्वेंसिंग इसकी की जाती है, जिससे कि पता लगता है कि किस तरह का वायरस और इसमें किस तरह के म्यूटेशंस हैं। बिल्कुल, तो इस वेरिएंट को RT-PCR डिटेक्ट अभी करने के लिए भरोसेमंद जीनोम है। सीक्वेंसिंग टेक्निक का बहुत इस्तेमाल डॉक्टर साहब किया जा रहा है। डॉक्टर विजय, आप थोड़ा सा ब्रीफ में जी। समझाएंगे, क्योंकि लगातार हमारे दर्शकों की तरफ से ये सवाल उठता है कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, किस तरीके से उसमें पता लगाया जाए, कैसे हम जीनोम सीक्वेंसिंग कराएं अगर ऐसा कोई लक्षण देखने को मिलता है। देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग आपको कराने की जरूरत नहीं है, RT-PCR टेस्ट होता है। RT-PCR टेस्ट होने के पश्चात जो मामले पॉजिटिव उसमें पाए जाते हैं, तो सरकार पहले से सजग है। तो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में RT-PCR लैब है, वहाँ जो पॉजिटिव मामले हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हमारे SMS में लैब स्थापित है, तो वहाँ भेज दिए जाते हैं, और जीनोम सीक्वेंसिंग वहाँ करके देखा जा रहा है कि जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये कौन सा वेरिएंट है, उससे पता लग जाता है कि ओमिक्रॉन है, अल्फा है, डेल्टा है, बीटा है। अगर ये साबित हो जाता है ओमिक्रॉन है, फिर इसमें किस तरह के म्यूटेशंस, और ये सब हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग से पता कर सकते हैं। इसमें वायरस के जीनोम का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल डॉक्टर विजय, साथ ही ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि लगातार जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, क्या जो दूसरी लहर के दौरान हमने डूज एंड डोंट्स की एक सूची बनाई थी कि ये करना है और ये नहीं करना है, क्या वो सेम हमें रखना चाहिए एक कॉमन मैन के तौर पर, या फिर कुछ बदलाव अपनी लाइफस्टाइल में, या फिर कुछ बदलाव डूज एंड डोंट्स में करना होगा इस नए वेरिएंट के लिए? देखिए, एक आम आदमी के नजरिए से जो मैं कहना चाहूंगा कि डूज एंड डोंट्स में बिल्कुल भी बदलाव ना करें। जो हम पद्धति पहले अपना रहे थे, अपने आप पे जो सेल्फ इम्पोज कर्फ्यू हमने लगा रखा था, अगर हम उसको अपनाएंगे तो शायद ये बीमारी ज्यादा ना बढ़ पाए। क्योंकि एक ऐसा स्तर आ सकता है, क्योंकि इसकी अभी जो सुनने में आ रहा है, अभी भी जो आर्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं, अभी भी जो रिसर्च पे थोड़े बहुत आर्टिकल्स कहीं ना कहीं से अवेलेबल होते हैं, उसमें इसकी जो संक्रामकता है वो ज्यादा है, और इसका गंभीर लक्षण इससे होंगे नहीं होंगे, ये सामान्य रहेगा, उसके बारे में अभी अनुसंधान पत्र ज्यादा है नहीं। तो ये तेजी से तो फैलता है, तो केसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे गंभीर बीमारी पैदा होगी या नहीं, अभी इसके बारे में कह नहीं सकते। लेकिन इसको हल्के में नहीं ले सकते, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, चिंताजनक वेरिएंट है, तो इसको उसी तरीके से जैसे दूसरे वेरिएंट से सबने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है, बिना जनमानस की मदद के चिकित्सा महकमा भी इसको नहीं जीत सकता। तो आप अपने आप पे अभी से सेल्फ इम्पोज्ड कर्फ्यू लगाइए, भीड़ भरे वाले एरिया में जाने से बचिए, आप बाहर जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जरूरत वाला काम होने पर ही आप घर से बाहर निकलें, और आप जब वहां से आए या ऑफिस में जाएं, हैंड वॉश करें, सैनिटाइजेशन करें, मास्क का प्रयोग करें, मास्क पहनना ना भूलें। जो डूज एंड डोंट्स पहले डेल्टा वायरस में अल्फा बीटा जो थे हमारे, बिल्कुल प्रतिबद्धता से हमें उनके साथ जुड़े रहने की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बहुत ही राइटली बताया ये बात कि WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला है, लेकिन कैसे हम इसे समझें, क्योंकि पिछले जो वेरिएंट्स थे वो भी खतरनाक थे, इस वेरिएंट को भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जा रहा है, तो ये डिफरेंशिएशन कैसे होता है अलग अलग वेरिएंट्स में, क्योंकि लगभग ये 50वां म्यूटेशन है? देखिए मैडम, वेरिएंट ऑफ कंसर्न का अर्थ तो ये है कि WHO ने ये वेरिएंट पहचाना दक्षिण अफ्रीका से 26 नवंबर को, जो इसको पहले B11529 नाम दिया गया था, बाद में इसको ओमिक्रॉन वेरिएंट के नाम से जाना गया। तो दक्षिण अफ्रीका में इस वेरिएंट के जो केसेस हैं उनको देखा गया, और ये देखा गया कि मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में। वहां से फिर ये केसेस दूसरी जगह बढ़ने लगे। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न ये है कि इस पे चिंताजनक है, क्योंकि ये बढ़ सकता है। इसके लक्षण क्या होंगे ये अभी WHO भी पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर पाया, और इसके लिए भी कोई अनुसंधान पत्र अब तक नहीं आए हैं। तो चिंताजनक बात यह है कि हमें सावधानी रखनी होगी। हो सकता है गंभीर लक्षण इससे पैदा हो जाए, हो सकता है सामान्य लक्षणों से ये बीमारी चली जाए। इसलिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसको कहा गया है कि लापरवाही नहीं बरतनी है, सावधानी हमें रखनी है, जिससे ये इन्फेक्शन कंट्रोल रह सके, फैले नहीं ज्यादा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सावधानी हम लगातार बरतते रहें। डॉक्टर विकास, वैक्सीन को लेकर भी अलग अलग प्रकार की चर्चाओं का दौर बाजार में देखने को मिल रहा है, जहां पर कोई कह रहा है वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कारगर नहीं होगी, तो कई रिपोर्ट्स भी एक के बाद एक सामने आ रही है, लोग खासे चिंतित है। उसको लेकर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आप या दर्शकों के लिए दें।
देखिए, वैक्सीन ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं है, अभी हमें कंप्लीट जानकारी नहीं है, पर वैक्सीन से बचाव जरूर होता है। जिन लोगों ने दोनों डोज ली हुई है वैक्सीन की, उनको इन्फेक्शन कम होगा, अगर होता भी है तो बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होगा। वैक्सीन तो बचाव करती है। अभी बूस्टर डोज के लिए भी बात चल रही है नए वेरिएंट की वजह से। अभी ये कहना गलत होगा कि वैक्सीन काम नहीं करती। अभी तक जो स्टडी आ रही है, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ज़्यादा उन लोगों में पॉजिटिव आ रहे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगा है। ऐसे केसेस बहुत कम है जिनको वैक्सीन लग चुका है, दोनों डोज ले चुके हैं, उसके बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है। और वैक्सीन के बाद में अगर इन्फेक्शन होता भी है तो वो माइल्ड होता है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, मोर्टेलिटी कम हो जाती है। तो वैक्सीन तो असरकार है, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। वैक्सीन पे हमको भरोसा रखना है, हमको दोनों डोज वैक्सीन लगवानी है। अगर बूस्टर डोज रिकमेंडेशन आती है तो वो भी लेना है। वैक्सीन अभी जो हमारे पास अवेलेबल है वो इफेक्टिव है सारी। अभी तक जो स्टडी आ रही है उसमें तो यही आ रहा है कि वैक्सीन इफेक्टिव है। डॉक्टर विजय चौधरी, जैसा कि डॉक्टर वैक्सीन विकास लगवाना कह रहे हैं कि जरूरी है। वैक्सीन जो है जिन्होंने उसको पूरा सेकंड डोज भरोसा नहीं हमें लगवाई करना वो होगा, तीसरी लेकिन बूस्टर डोज को लेकर भी लगातार बहस छिड़ी हुई है। क्या दोनों डोज ले चुका व्यक्ति, अब उसका यहाँ पर यह है कि ओमिक्रॉन में बूस्टर डोज लगाना अनिवार्य होगा, क्योंकि लगातार इसको लेकर कई तरीके की अफवाहें देखने को मिल रही है, लोग खासे कंफ्यूज हैं। देखिए मैडम, मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि बूस्टर डोज को लेके अभी बहस छिड़ी हुई है। हाँ। लेकिन जिन्होंने दो डोज लगवा लिए किसी भी वैक्सीन की, तो वो पहले की तुलना में सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन कारगर है, वैक्सीन लगवाना छोड़ना नहीं है। जिनकी फर्स्ट डोज लग गई उनको सेकंड डोज लगवा लेनी है, और जिनको एक भी नहीं लगी है वो 2 डोज अपनी जल्द से जल्द लगवाएं। रही बात बूस्टर की, तो बूस्टर डोज कितनी इफेक्टिव है, इसमें कुछ आर्टिकल्स कह रहे हैं कि ये इफेक्टिव है और कुछ आर्टिकल्स इसका सपोर्ट नहीं कर रहे। तो बूस्टर डोज अगर लगने को मिलती है और लगाई जाती है तो मेरा मानना ये है कि लगवाने में कोई बुराई नहीं है, उससे हमें अतिरिक्त सुरक्षा ही प्राप्त होगी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर कि जिसने एक वैक्सीन भी नहीं लगाई है वो एक लगवाए, और दोनों तो डोजेज आपको लेनी ही है। उसके बाद बूस्टर डोज को लेकर फिलहाल चर्चा और जो रिसर्च हमारी वैज्ञानिकों की है वो जारी है। डॉक्टर विजय, ऐसे में ये भी समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से पिछले कोरोना वायरस के दौरान हमने होम आइसोलेशन को लेकर भी इस नई टेक्निक को देखा, ओमिक्रॉन वेरिएंट से अगर कोई ग्रसित होता है तो क्या होम आइसोलेशन का एक अच्छा ऑप्शन उनके लिए आज भी हो सकता है? हाँ मैडम, होम आइसोलेशन तो आज भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन होम आइसोलेशन इस तरीके का चाहिए कि दूसरे परिवार के सदस्य आपके संपर्क में बिल्कुल ना आए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इसके लक्षण गंभीर या सामान्य क्या होंगे, लेकिन ये संक्रामक है। पहले की तुलना में ज्यादा संक्रामक है, तो फैलेगा तो ज्यादा एक से दूसरे में, लेकिन लक्षण क्या होंगे ये अभी अनुसंधान का विषय है। तो होम आइसोलेशन रख सकते हैं, क्योंकि जो राजस्थान में पहले भी 9 केस पॉजिटिव आए थे और RUHS में भर्ती रहे, वो केस सब रिकवर होके और नेगेटिव हो चुके हैं। तो अभी जो हमारे सामने केसेस हैं वो जल्दी ही बड़ी गंभीर बीमारी में ना जाते हुए रिकवर हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं। चिकित्सकों के प्रयास और पैरामेडिकल स्टाफ के प्रयास से वो जल्दी ठीक हो पा रहे हैं। तो होम आइसोलेशन एक उपाय है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है, चिकित्सक को दिखाएं। राजकीय चिकित्सालयों में सरकार ने सभी जगह ओमिक्रॉन वायरस से बेड आरक्षित करवा लिए गए हैं, और अन्य जो कोरोना वायरस है उसके लिए भी अलग से बेड आरक्षित कर लिए गए हैं। तो वो जिनको भी ऐसे लक्षण आते हैं वो जाकर सरकारी अस्पताल, राजकीय अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये भी समझना है, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि संक्रामक ये है और तीसरी लहर को लेकर सुगबुगाहट तेज़ थी ही, ऐसे में क्या इसे तीसरी लहर की आहट समझा जाए? और ख़ास तौर पर चूंकि कहा जा रहा है कि तीसरी लहर का जो सबसे ज़्यादा असर था या होने वाला होगा वो बच्चों पर होगा, तो क्या इनडायरेक्टली ये समझा जाए कि खतरे के घेरे में बच्चे सबसे ज़्यादा? देखिए मैडम, सबसे ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन वो पॉपुलेशन ऐसी है जो वैक्सीनेटेड नहीं है अभी, तो इसलिए ये कहा जा रहा था कि ये बच्चों पर ज्यादा असर करेगा। लेकिन बच्चे हो सकता है ये उनमें भी फैले, और ये भी हो सकता है ये वयस्कों में ज्यादा फैले। तो इसको ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, बच्चों को हमें सुरक्षित रखना होगा। अभी से उनकी सुरक्षा पे ध्यान देने की जरूरत है, और घर से बाहर जाने पर पेरेंट्स को ये देखने की जरूरत है कि जाएं तो वो उनके साथ रहें। दूसरा, भीड़ भरी जगहों पे ना जाएं, इधर उधर जगहों को किसी को छुएं नहीं, हाथ से टच ना करें, और हैंड वॉशिंग, मास्क का प्रयोग करें, हैंड वॉशिंग का प्रयोग करें, सैनिटाइजेशन, ये सब चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है।
बच्चे इससे अफेक्टेड हो सकते हैं, ये भविष्य ही बताएगा मैडम। डॉक्टर लेकिन हमें विकास, सुरक्षा बुजुर्गों के लिए ये की कितना दायरे में ज्यादा रखना होगा। समस्या देने वाला हो सकता है, क्योंकि बुजुर्ग एक ऐसा आयु वर्ग जिसको ऑलरेडी बहुत सी बीमारियां होती हैं, दिल की बीमारियां हो सकती हैं, कैंसर जैसी बीमारियों से कई लोग ग्रसित हो सकते हैं, उनको क्या एडवाइस आप करना चाहेंगे? जी, देखो, जो जिनकी उम्र ज़्यादा है, 50-60 साल से ज़्यादा है, उनको हमेशा इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है और बीमारी का गंभीर होने का खतरा भी ज़्यादा रहता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, जो कैंसर पेशेंट है, उन्होंने अगर वैक्सीन नहीं लिया है तो पूरा वैक्सीन ले, बचाव रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाए, शादी वगैरह में नहीं जाए और अपना मास्क लगा के रखे हमेशा। मैं बोलूँ बाब ये कि सोशल जो तमाम डिस्टेंसिंग रखें। गाइडलाइंस हैं उनका पालन यहाँ जिनको पर पहले किया से जाए, बीमारियां हैं, वो अच्छा खाया हमेशा जाए और उनको वैक्सीन जरूर ली जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर विकास, डॉक्टर विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और आसान और सरल शब्दों में हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी भी बीमारी के इलाज से पहले उसकी जानकारी हमें होना, और यही वजह है कि ओमिक्रॉन को लेकर हमने खास चर्चा की। उम्मीद है कि आप सभी ने न सिर्फ हमारे डॉक्टर्स को सुना होगा बल्कि समझा भी होगा, और वाकई में आप अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और तमाम गाइडलाइंस का पालन करेंगे और ओमिक्रॉन से और कोरोना से पूरी तरीके से आप दूर रहेंगे। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।